वेलकम गाइस ऑन सिविल दिल्ली यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को खत्म करेंगे। ये हमारी सेकंड सबमिट होगी। लास्ट क्लास में हम लोग COP27, मीथेन, आईपीसीसी, ठीक है, और उसके बाद में ओशन एसिडिफिकेशन इतना कर चुके हैं। अब रेस्ट ऑफ टॉपिक्स को हम लोग आज खत्म करेंगे। आज क्लाइमेट चेंज पूरा खत्म हो जाएगा। अब टाइम बहुत कम बचा है। आप फटाफट इन छोटे छोटे वीडियो से अपने सारे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं हो तो आप आराम से खाना खाते हुए, ठीक है, और इस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो इन वीडियो के थ्रू। ठीक है, आप कहीं वॉक कर रहे हो तब भी आप देख सकते हो। कभी भी आप 1.5 की 2 की स्पीड पे जाके इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। 1-2 क्वेश्चन इस पे 100% आएंगे। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक तो नेशनल पार्क का होगा इसके बाद, और फिर होगा वो पोल्यूशन पे होगा। ठीक है, तो ये सब हम कवर कर चुके हैं। आईपीसीसी, मीथेन, ग्लोबल मीथेन प्लेस, आर्कटिक रीजन, ठीक है, COP27 का पूरा कंटेंट, ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन हम कवर करेंगे उससे आगे। ठीक है, तो जो COP27 के अलावा जो भी इनिशिएटिव न्यूज़ में रहे उन सबको हम कवर करेंगे। तो गाइस, पहले मैं कवर करूंगा कि यूएनईपी, तो जो मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट हैं जो यूएनईपी के अंडर है उनको हम कवर करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूएनईपी का फॉर्मेशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में हुआ था। ठीक है, और ये मेजॉरिटी ऑफ द एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को मैनेज करती है। तो किन किन को मैनेज करती है उसे देखते हैं। देखो, 3 तो यही हो गए। कौन कौन से बताओ मुझे? UNCBD, UNFCCC और UNCCD। तो डिजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, इन तीनों को ये कवर करती है। उसके बाद में देखिए, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। उसके ऊपर रॉटरडैम किसके ऊपर है? हजार्डियस केमिकल्स। मीनामाटा किसके ऊपर है? मरकरी के ऊपर है। और बेसल किसके ऊपर है? हजार्डस वेस्ट। तो इनके ऊपर हो गया। तो 4 तो ये याद हो गए। कौन कौन सा? बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसके बाद में मीनामाटा कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद जो अदर हैं वो कौन कौन से हैं? मारपोल कन्वेंशन। तो मारपोल किसके ऊपर है? कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। ठीक है, उसके बाद में यूएन कन्वेंशन फॉर लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, तो ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द ओजोन लेयर्स। उसके बाद में साइट्स। ठीक है, उसके बाद में है कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, तो कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ऑरहुस कन्वेंशन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स। तो ये भी जो कन्वेंशन है, ये वाला को कन्वेंशन है AARHUS। सो आरहुस जो कन्वेंशन है ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? रामसर कन्वेंशन इज ऑल्सो, ये सारे कन्वेंशन यूएनईपी के अंदर आते हैं। ठीक है, यूएनईपी फैसिलिटेट करता है इनको। ऑलमोस्ट आपको सारे कन्वेंशन पता चल गए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ। तो प्रोटोकॉल ऑफ वियना कन्वेंशन, तो वियना कन्वेंशन के अंदर ये प्रोटोकॉल था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, इसका पर्पस यही था टू कट आउट द 99% ऑफ ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद में किगाली एग्रीमेंट, तो अडॉप्टेशन इन 2016 एंटर्ड इनटू द फोर्स ऑफ 2019, ए पाथ टू अचीव द 80% रिडक्शन इन HFC कंजम्पशन बाय 2047। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो आपने CFCs को रिप्लेस करने की बात की HFCs से। तो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से हम लोग रिप्लेस करने की बात हुई। लेकिन इनके अंदर क्या था? ओजोन डिप्लेसिंग की तो पावर नहीं थी, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इनको भी फेज आउट करने की अब बात चल रही है। तो 80% रिडक्शन इन HFC कंजम्पशन की बात हुई 2047 तक। ठीक है, और टू रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद द हाइड्रोक्लोरोकार्बन विच डू नॉट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर बट आर द एक्सट्रीमली पोटेंट इन कोजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यही था कि मॉन्ट्रियल में हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की बात की कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सबको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब इसका रिप्लेसमेंट आया, ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट आया तो हमने CFC को HFC से रिप्लेस करने की बात हुई। लेकिन HFC के अंदर
ओजोन डिप्लेशन की पावर तो नहीं थी पर ग्लोबल वार्मिंग की पावर थी, इसलिए अब उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा एंड किगाली एग्रीमेंट इज समहाउ रिलेटेड विद इट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओडीएस की। सो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेज हैं वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो जहां पे भी हेलोन्स की बात हुई है, हेलोन्स क्या है? FCl BRI, ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो ये सब क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। तो यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहाँ होता है? बेसिकली एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर्स, फोम्स, इन सब में इसको यूज होता है, ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग गैस इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नोआ। कौन पब्लिश करता है? नोआ। तो ये हो गया ओजोन को लेकर के हमारा बेसिक कंटेंट। उसके बाद आता है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस में इंडिया भी पार्टी है। इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है केन्या और पुर्तगाल में, केन्या होस्टेड बाय द केन्या एंड पुर्तगाल एट लिस्बन। तो लिस्बन में हुई है, और लिस्बन डिक्लेरेशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो किससे रिलेटेड है? यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। और पहले फर्स्ट जो यूएनओसी था वो 2017 में हुआ और एट यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है, जो को होस्ट किया था फिजी और स्वीडन ने। तो अभी फिजी स्वीडन तो नहीं पूछेगा, पर केन्या एंड पुर्तगाल पूछ सकता है। इंडिया इज द पार्टी ऑफ दिस। उसके बाद में इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, ठीक है। सो co-leads of the mission integrated bio refineries with active input from the Brazil, Canada, so European Commission and UK, ठीक है। तो ये है कि जो इनोवेशन रोड मैप करेंगे हम किसका? मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। ये कौन सा मिशन है? ये 7th मिशन है। किसका? मिशन इनोवेशन का। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मिशन इनोवेशन। मतलब हम इनोवेट करके क्लाइमेट की प्रॉब्लम से लड़ेंगे। उस मिशन इनोवेशन में एक मिशन है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। और इनोवेशन रोड मैप फॉर द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज है, ये कौन लीड कर रहा है? ये लीड कर रहा है ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन कमीशन और यूके। इनके ग्रेट इनपुट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अगला बात करते हैं हम लोग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये ईयू लेके आ रहा है, और ईयू क्या कर रहा है कि जो भी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जो ईयू में एंट्री करेंगे उसके ऊपर ये टैक्स को लगाएंगे। लेकिन ईयू के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो विल टैक्स द कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स सच एज द आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम 2026। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ब्रेन चाइल्ड था वो COP27 में हुआ। इंडिया और फ्रांस ने साथ मिलकर इसे लॉन्च किया, ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर है डेफिनेटली, ठीक है। और पहले इसमें कंडीशन थी कि सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो कंट्रीज हैं वही इसका पार्ट बन सकती हैं, बट कोई भी कंट्री जो यूएन का पार्ट है वो इसका पार्ट बन सकती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और गाइडेड टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजीज। तो टू मोबिलाइज द 1000 बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस बाय 2030। दिस इज it's my like ambition target, 1000 gigawatt of solar energy capacity, delivering energy access to the 1000 million people to using the clean energy solutions। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, ठीक है। और अभी कितने कंट्री रेक्टिफाई कर चुके हैं इसे? 92 कंट्रीज हैव साइंड एंड रेक्टिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया रियो समिट में, ठीक है। और कौन कौन से कन्वेंशन को ये मैनेज करती है? उनके फाइनेंशियल मैकेनिज्म को UNCBD, UNCCD और UNCCD भी इसमें आता है। उसके बाद मीनामाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और UNFCCC। तो ये 5 कन्वेंशन को ये फॉलो करती है, ठीक है। इसके अंदर 2 स्पेशल फंड्स हैं, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ठीक है। तो ये 2 तरह के फंड को ये क्या करती है? 2 तरह के जो फंड है और फैसिलिटी को ये मैनेज करती है, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट है। बेसिकली ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म, बेसिकली क्या है? एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। आगे बढ़ते हैं। तो यही है, 2 तरह के फंड हैं। उसके बाद में मेजर इकोनॉमिक फोरम। तो
ये याद रखिए, मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी, ये यूएस ने लॉन्च किया था, यूएस प्रेसिडेंट ने 2009 में, इंडिया इसका हिस्सा है। तो मेजर इकोनॉमिक फोरम जो यूएस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था, इंडिया इसका हिस्सा है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, तो ग्रीन इकोनॉमी समिट है, ये किसने लीड किया है? यूएई ने लीड किया है, टू प्रॉपर एक्शन टू डिलीवर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो यूएई ने इसे डिलीवर किया है, टू प्रॉपर एक्शंस टू डिलीवर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद आता है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, उसके बाद क्या आता है? क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ए हाई लेवल ग्लोबल फोरम ऑफ 29 मेंबर कंट्रीज, इंडिया भी इसका मेंबर है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग वेयर 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट। तो ये क्लीन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्लीन एनर्जी के इनिशिएटिव्स हैं। देखो GEF को आपको आराम से याद करना चाहिए, इसमें 5 कन्वेंशन हैं, 2 तरह के फंड हैं, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड। और जो कन्वेंशन है वो कौन है? UNCCD, UNFCCC, मीनामाटा कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और UNFCCC। मेजर इकोनॉमिक फोरम ये यूएस ने लॉन्च किया है और इंडिया इसका पार्ट है। वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी समिट, ठीक है, ये यूएई। तो वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी समिट किसका है? यूएई का है, इसको याद रख सकते हो, यूएई का है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ठीक है, तो ये हाई लेवल है, टॉप कंट्रीज का एक फोरम है, इंडिया इसका पार्ट है। ग्लोबल एनर्जी एक्शन फोरम, ये भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग है, वहाँ पे 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये कुछ बेसिक इनिशिएटिव है, ये इतने छोटे इनिशिएटिव हैं कि एक बार आप इनको देख लो, पर हमेशा इन पे सवाल आएगा इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा, एग्जामिनर आपको स्कोप जरूर देगा कि आप उससे बाहर निकल के कर सके क्वेश्चंस को, वो आपको स्कोप जरूर देगा, तो परेशान होने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। तो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव बेसिकली ये साइंस बेस्ड इनिशिएटिव ही होंगे और एक पार्टनरशिप बिटवीन द CDP। CDP क्या है? ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसर्च और इनिशिएटिव एंड द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, ये तीनों ये इसका इनिशिएटिव है, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव है। तो मतलब आप देख लो, इसमें UN नहीं है। थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लो। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इसमें, लेकिन आप एक बार ऊपर से देख लो और बार बार रिवाइज करो। मतलब इसी वीडियो को कई बार देखो तो आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठना शुरू होगा। ब्रेक कर करके देखो, पहले थोड़ी देर के लिए देखो, फिर थोड़ी देर के लिए देखो, फिर थोड़ी देर के लिए देखो। जीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, द एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ द ग्लोबल ट्रांजिशन टू द जीरो इमिशन व्हीकल्स, इंडिया इसका पार्ट है, इतना याद रख लो। लीडर्स इन द क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट, तो बिल्डिंग कैपेसिटी अमंग अर्बन प्रोफेशनल्स टू लीड क्लाइमेट एक्शंस, ठीक है। तो ये अर्बन प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि वो क्लाइमेट एक्शंस को लीड कर सकें। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यहाँ भी है, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव में भी है और लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट में भी है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रीन इवेंट टूल्स। तो गल्फ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, UNFCCC सेक्रेटरीट एंड UNEP टू अनवेल्ड एन ऑनलाइन GET ग्रीन इवेंट टूल टू फैसिलिटेट इको फ्रेंडली इवेंट्स, ठीक है। तो ये ग्रीन इवेंट टूल है, किस किस का है ये? GORD, UNFCCC सेक्रेटरीट और UNEP। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, the GCOS implement plan 2020 was released by the World Meteorological Organizations. It is the UN's specialized agency, ठीक है, identifying the gaps in the Earth observation and the area that require improvement, ठीक है, that identifying gaps in Earth observation and area that require improvement. Global Alliance for the Industry Decarbonization, it's an initiative of IRENA। लास्ट क्लास में भी बताया था कि IRENA क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। ये इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने की जरूरत है। तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, तो एडेप्टेशन एक बार, अब रिपोर्ट्स को एक बार देख लो, रिपोर्ट्स को एक बार देख लो। तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है और उसका जो टाइटल है वो क्या है? टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडेप्टेशन फेलियर पुट वर्ल्ड एट रिस्क, so was recently released by the UNEP। तो याद रखना, एडेप्टेशन रिपोर्ट इज डन बाय द UNEP। उसके बाद में इमिशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट इज ऑल्सो बाय द UNEP। तो एडेप्टेशन रिपोर्ट, इमिशन रिपोर्ट बोथ आर डन बाय द UNEP। उसके बाद में कॉन्सेप्ट है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। इसमें क्या होता है? कार्बन को पहले कैप्चर करेंगे, ठीक है, जो बाहर अवेलेबल कार्बन है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू
कैप्चर करेंगे, फिर उसे यूटिलाइज करेंगे और उसे स्टोर करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन मिटिगेशन, हटाना जो कार्बन अवेलेबल है एनवायरनमेंट में उसके लिए ये है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कार्बन ट्रेड। तो देखो कार्बन ट्रेड के क्या क्या मेथड्स हैं, अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया रखो कि हाँ आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट टॉक अबाउट द कार्बन मार्केट्स, ठीक है। उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, ITMO इंटरनेशनल, उसमें फुल फॉर्म है इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इंडिया में जो मैकेनिज्म है वो है PAT परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड और REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। किगाली के अंदर जो कॉन्सेप्ट थे, किगाली में थे emission trading, clean development mechanism, joint implementations. Just have the fair idea of these words sir is perfectly enough. First carbon neutral पंचायत, ये जम्मू कश्मीर में हुई है और ये कहाँ हुई है, पल्ली इन जम्मू। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको इतने सारे इकोसिस्टम्स हैं उनका पता चल जाएगा। जैसे अमेजन फॉरेस्ट, तो अमेजन फॉरेस्ट ये हो गया। उसके बाद में आर्कटिक सी आर्कटिक सी आइस वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अटलांटिक सर्कुलेशन, तो ये आ गया आपके पास अंटार्कटिक सर्कुलेशन। बोरियल फॉरेस्ट ये आ गए, कोरल रीफ्स ये आ गई, ग्रीनलैंड आइस शीट ये रही। उसके बाद में परमाफ्रोस्ट इसमें है नहीं कहीं पे, ये रही परमाफ्रोस्ट। वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट ये हो गई वेस्ट वाली। और यहाँ पे आ गया आपके पास में विल्कीज बेसिन, यहाँ पे आ गया, ये भी अंटार्कटिका से रिलेटेड है। तो आपने ये 9 क्लाइमेट पॉइंट्स देख लिए। इनका मतलब है कि अगर इन सारे पॉइंट में अगर कोई क्लाइमेट की वजह से बहुत बड़ा चेंज आता है तो उससे पूरी अर्थ को बहुत खतरा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग देख लो। ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रैक्टिस को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप मतलब कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हो तो उससे रियल क्लाइमेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस आप पेपर पे ये दिखा रहे हो कि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो, तो इसे बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो प्रैक्टिस ऑफ मिसलीडिंग जनरल पब्लिक इनटू बिलीविंग दैट द कंपनीज सॉवरन और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन आर डूइंग मोर फॉर द एनवायरनमेंट देन दे एक्चुअली आर, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं इसको। किलिंग कर्व, तो किलिंग कर्व इज इंपॉर्टेंट है। किलिंग कर्व क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक CO2, तो एटमॉस्फेरिक CO2 को ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। आगे जैसे स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, अब कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत फैक्चुअल है ये, आई डेफिनेटली एग्री विद इट, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू स्टडी, ठीक है, अदर देन स्टडी। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, तो ग्लोबल क्लाइमेट की रिपोर्ट क्या है, WMO। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो UNEP से, पर ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज WMO। ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड, ये भी किसका है, WMO का है, ठीक है। उसके बाद में WMO आ गया और उसके बाद में इंटर गवर्नमेंटल ओशनिग्राफी कमीशन ऑफ यूनेस्को, तो IOC यूनेस्को भी है जो इसका पार्ट है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, तो WMO के 3 हो गए, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये तीनों WMO के हैं। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो वर्ल्ड बैंक, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट तो वर्ल्ड बैंक। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन, ये भी वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। उसके बाद में नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट, ये UNFCCC की है। इन्वेस्टिंग इन द कार्बन न्यूट्रलिटी, यूटोपिया और द न्यू ग्रीन वेव, ये है FAO और EBRD, ठीक है, किसका है ये, FAO और EBRD। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, तो याद रखना स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट WMO और स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट इज द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी का ही होगा ये तो। और इसके बाद में है ग्लोबल कार्बन बजट, तो ग्लोबल कार्बन बजट किसका है, ग्लोबल कार्बन बजट का ही है, आसान है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट, तो ये है कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट है सेक्रेटरिएट ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन। द वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट, यूनेस्को एंड IUCN, द वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट, यूनेस्को एंड IUCN। फाइनेंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन, स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपिंग रिपोर्ट, ये है इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस।
तो ये गाइस पूरा था 1 साल का आपका क्लाइमेट का। इससे बाहर क्लाइमेट में कुछ नहीं जाएगा, इससे बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिपोर्ट आपके नहीं जाएगी। देखो जो कॉमन है वो आपको ऑलरेडी पता है, जो कॉमन है वो आपको ऑलरेडी पता है। आपको यहाँ पे याद रखने के लिए इटरेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा, बार बार आपको इन चीज़ों की तरफ जाना होगा। थोड़ा फैक्चुअल है बट हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस आपको हैविंग ए फेयर आइडिया, एक बार गो थ्रू हो जाओ, बस एक बार गो थ्रू हो जाओ तो वहाँ पे माइंड में वो क्लिक कर जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको बहुत फ़ायदा हो। देखो मुझे ये पता है कि मैं इन फैक्चुअल जो कंटेंट है उस पर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, दे आर जस्ट फैक्ट्स, बट वी आर मेकिंग ए वीडियोज़ सो दैट कि अगर मान लीजिए आप बुक से कुछ मिस भी करें तो आप इन वीडियो में आपको वो चीज़ दिख जाए, ठीक है? और जो भी चीज़ है इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, उसमें एक चीज़ जरूर देखिए कि आप एक बार गो थ्रू जरूर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे रैंडम वर्ड आएंगे कि आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से पूछ रहा है, ये तो सुना ही नहीं है कभी भी, ये तो इतनी इनफेमस चीज़ है, पर आपको पता लगेगा यार वो यहीं से आ रहा है, तो आप छोड़ नहीं सकते उसको। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो इसी स्पिरिट के साथ मैं कहूँगा कि यार मुश्किल है, मुझे पता है, फैक्ट याद रखना मुश्किल है, बट छोड़ नहीं सकते गाइस वी कांट लीव इट, वी हैव टू डू इट, दिस वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, this thing we have to done, ठीक है? So thank you so much, we will meet in the next class, ठीक है? I'm sure that you got the fair ideas of these topics and this basic information about everything will help you a lot. बार बार रिवाइज करिए यार, बार बार रिवाइज करिए, इतनी बार रिवाइज कर लीजिए कि फिर आपको वो चीज़ें फिंगर टिप पे आ जाए। यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच।